नमस्ते, मैं हूं कल्पिता और स्वागत करती हूं आपका सारथी ब्रज बिहारी जी के अनुभव ग्रंथ के अगले अध्याय में। आज के अध्याय में हमें सहजता से और बड़ी समझदारी से चर्चा करने की आवश्यकता है। मैं बात कर रही हूं सास बहू के संजीदा रिश्ते की। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें जितनी जटिलता भर सकती है उतनी ही सरलता भी शामिल हो सकती है। इस रिश्ते के पेचीदा पहलुओं को समझने के लिए आइए आमंत्रित करते हैं हमारे बीच जीवन के अनुभवों के आधार पर जीवन यात्रा को सहज बनाने वाले सारथी ब्रज बिहारी जी को। उनके अनुभव ग्रंथ के अगले अध्याय सास बहू। कब इतने बरस बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। कब मेरी नन्ही सी गुड़िया बड़ी हो गई कुछ पता ही नहीं चला। कब इतने बरस बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। डैडी की जान है तू, मम्मी की पहचान है तू, चाहे कितना भी झगड़े भैया की मुस्कान है तू। तुझसे है रौनक घर में, खुशियों का पर्याय है तू। चंचल सी नटखट सी आफत की पुड़िया कब सयानी हो गई कुछ पता ही नहीं चला। कब इतने बरस बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। नमस्ते सारथी ब्रज बिहारी जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा अध्याय एक ऐसे महत्वपूर्ण रिश्ते पर आधारित है जिसमें क्षण भर में ही जीवन भर के गहरे घाव बन जाते हैं। कुछ ऐसे मनमुटाव बन जाते हैं जिनसे रिश्ते में बड़ी कड़वाहट सी घुल जाती है और धीरे धीरे ये कड़वाहट परिवार के हर सदस्य में सीपने लगती है। तो सारथी ब्रज बिहारी जी, सास बहू के इस संजीदा रिश्ते को लेकर हम आपकी सोच जानना चाहेंगे। कब इतने बरस बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। कब मेरी नन्ही सी बिटिया बड़ी हो गई कुछ पता ही नहीं चला। डैडी की जान है तू, मम्मी की पहचान है तू, चाहे कितना भी झगड़े भैया की मुस्कान है। छोटी सी नन्ही सी आफत की पुड़िया कब सयानी हो गई कुछ पता ही नहीं चला। कब मेरी नन्ही सी बिटिया बड़ी हो गई कुछ पता ही नहीं चला। हमारे घर में जब बेटी का जन्म होता है तो ऐसा लगता है मानो खुशियों का खजाना मिल गया। सब घर में चहल पहल हो जाती है क्योंकि लड़कियां रौनकी होती है। घर में जितनी रौनक होती है वो लड़कियों से ही होती है। उसके नखरे होते हैं, छोटी सी लड़की होती है, चूड़ियां पहनती है, गुड़िया से खेलती है, दिन भर घर में शोर मचाए रखती है। यानी घर की रौनक बेटी होती है। जब वो थोड़ी सी बड़ी होती है, मतलब यानी सयानी होती है, शादी की उम्र की होती है, तो हम खुद ही उसके लिए एक अच्छा सा वर्ड ढूंढ के उसे विदा कर देते हैं। लेकिन उसके पहले उसके लिए हम जो भी कर सकते हैं, हमारी पोजीशन से, हमारी हैसियत से बढ़ के भी जो हम उसके लिए कर सकते हैं सब करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि उसको हर खुशी मिले, जो भी वो चाहती है वो हम जहां तक कर सकते हैं पूरा करते हैं और फिर उसे अपने ही हाथों हम विदा कर देते हैं। लेकिन आपको लग रहा होगा कि आज का एपिसोड तो सास बहू पे है, मैं बेटी की इतनी सारी बातें क्यों कर रहा हूं। मैं दरअसल आपको बेटी की बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो बहू हमारे घर में आई है, जो लड़की हमारे घर में बहू बनकर आई है, उसने किसी दूसरे घर में जन्म लिया है, लेकिन उसके माता पिता ने उसको उतने ही प्यार से पाला है जितना हम अपनी बेटी को पालते हैं। तो मैं सिर्फ ये याद दिलाने के लिए कर रहा हूं कि उस बेटी के साथ वैसा ही प्यार करें, क्योंकि वो वैसे ही प्यार में पल के बड़ी होके इस घर में आई है। तो उसे बहू नहीं बेटी माने। इस रिश्ते को अगर इस तरह से निभाएं तो ये रिश्ता बहुत खूबसूरत हो जाएगा। मैं ये सिर्फ यही आपसे कहना चाहता हूँ। पिछले अध्याय में हमने सास बहू के रिश्ते से जुड़े कुछ सवाल सामने रखे थे। आइए उन सवालों पर सारथी ब्रज बिहारी जी की विचारधारा को समझते हैं। शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। सारथी ब्रज बिहारी जी, ससुराल वालों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे बहू को ससुराल भी अपने घर जैसा ही लगने लगे? आपने देखी इसमें क्या बात बोली, अपने घर जैसा ही लगने लगे। जी, हम लोग कई बार घूमने जाते हैं, अच्छी सी जगह पर ठहरते हैं, बढ़िया 5 स्टार होटल है या अच्छा होटल होता है, कमरा बहुत आलीशान होता है, बढ़िया फर्निश्ड होता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में अच्छा स्प्रेड लगा होता है, मतलब दिमाग से भी फ्री होते हैं, टेंशन भी नहीं होती। ऐसे हालात में भी हम जब वहां रह रहे होते हैं तो 2-3 दिन के बाद में या 2-4 दिन के बाद में हमें हमारा घर याद आने लगता है। जी, घर की दाल रोटी सब्जी ये सब याद आने लगती है। वहां का वो स्प्रेड 2 दिन के बाद अच्छा नहीं लगता।
ऐसा क्यों होता है? हमें अपना घर, अपना कमरा, अपना पलंग, हर वो चीज याद आने लगती है। और वास्तव में चाहे दूसरी जगह कितने भी सुख मिले, लेकिन असली सुख हमें अपने घर में आकर ही मिलता है। जी। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि वहां अपनापन होता है। घर की हर चीज में अपनापन होता है। घर वालों के साथ हमारा अपनापन होता है। बस यही करना है। अगर जब शादी होके बहू हमारे घर में आ रही है, उसको आते वक्त या आते ही ऐसा एहसास हो कि ये सब जो लोग हैं मेरे अपने हैं, उसे देखिए वाइब्रेशंस हमेशा महसूस होती है। तो हमारे बातचीत से, हमारे व्यवहार से, हमारे मिलने के तरीके से अगर उसको ये महसूस होगा कि ये सारे लोग मेरे अपने हैं, ये घर मेरा अपना है, ये ख्याल अगर उसे आएगा तो वो उसे बहुत अच्छा लगने लगेगा। वो उस घर से आते ही जुड़ जाएगी। वरना कितनी भी सुख सुविधाएं हों, वो घर कभी भी अपना घर नहीं लगता। महल भी आलीशान था, खुदा की नेमतें भी बेहतरीन थी, पर तन्हाइयों ने, खाली कमरों की खामोशियों ने अपनों की अहमियत से रूबरू करा दिया। वाह। अपनों की अहमियत होती है, अपनेपन की अहमियत होती है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जब लड़की घर में आए तो उसे अपनापन महसूस हो। आमतौर पर सास बहू की आपस में थोड़ी कम जमती है, तो आपकी नजर में ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक कार को अगर दो जने चलाएंगे तो तकलीफ होगी जी। ऐसा ही होता है। जब बेटा बड़ा हो जाता है तो आपने महसूस किया होगा, आपने तो नहीं किया होगा, लेकिन आमतौर पर जितने भी जेंट्स हैं उन्होंने महसूस किया होगा कि जब उनका बेटा बड़ा हो गया और वो कार चलाने लगा तो उस साइड की सीट पे बैठे बैठे ही ब्रेक लगाते रहते हैं, स्टीयरिंग संभालते रहते हैं। उनके मन में बार बार आता, अरे ब्रेक लगा देते, अरे इधर से ले लेते, अरे ये कर लेते, ये अरे अरे वो पिताजी के मन में साइड में बैठ के चलता ही रहता है। जी। मतलब वो सौंपने को तैयार नहीं होते। बेटा चला रहा है तो ऐसा नहीं कि चलो वो चला रहा है तो ठीक है, चलाने दो। सास बहू के साथ भी यही होता है, क्योंकि एक जो सास है कई सालों से उन्होंने अपना घर चला रखा है, घर बसा रखा है, उस घर को अपने हिसाब से वो चला रही है। जब दूसरी लड़की घर में आ जाती है, वो उनके ही डिपार्टमेंट का हिस्सा बन जाती है। यानी वो जो काम अभी तक संभाल रही थी, वो काम संभालने के लिए बहू घर में आ जाती है। तो ये जो हैंडओवर वाला जो प्रोसेस है, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है। जी। सबसे सही तरीका एक्चुअली क्या होता है कि जब बेटा ढंग से कार चलाना सीख जाए तो बेहतर है बैक सीट लेना। हम अगर आगे की सीट पे साथ में बैठेंगे तो बेवजह बैठे बैठे ब्रेक लगाते ही रहेंगे। बहू के साथ भी अगर सासू ऐसा रखे कि जब वो धीरे धीरे समझ जाए, घर के तौर तरीके सीख जाए, घर को संभालना सीख जाए, तो बेहतर है बैक सीट लेना। जी। तो फिर ये सास बहू में जो थोड़ी आप अनबन की बात, किटकिट की बात कर रहे हैं, ये नहीं होगी। जी। तो क्या सास बहू में छोटी छोटी बातों को लेकर टकरार होनी चाहिए? मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। जी। एक बार मेरा सेमिनार हो रहा था, 500-700 लोग थे और मैं इस टॉपिक पर ही बात कर रहा था, सास बहू के ऊपर। तो जब क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ तो उसमें एक लेडी ने खड़े होकर मुझसे क्वेश्चन किया कि सर मेरी बहू मुझे बुढ़िया बोलती है, मैं क्या करूं? एक्चुअली ये सवाल परेशान करने वाला है, सोचने वाला है, गौर करने वाला है, लेकिन जिस तरीके से पूछा गया था, जो माहौल था, पूरा हॉल जो है लाफ्टर से गूंज उठा। लेकिन मेरे मन में तकलीफ हुई। किसी को इस तरह से संबोधित करना ठीक नहीं होता। जी। लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा पैदा होता है कि कोई भी लड़की जब शादी होके कहीं जाती है तो इस ख्याल के साथ जाएगी ही नहीं। वो हमेशा जाती है तो मन में ये सोच के जाती है कि मैं वहां उनको मम्मी कहूंगी, माताजी, या जो भी उनके घर में बोलने का चलन होगा, मैं उस तरह से ही उनको संबोधित करूंगी। जी। आमतौर पर ऐसा ही होता है। कोई भी लड़की ऐसा सोच के नहीं आती कि मैं जाके उनको बुढ़िया बोलूंगी। ये जो आपने बात करी कि ये छोटी छोटी किटकिट जो होती है, ये छोटी छोटी किटकिट कब कहां पहुंच जाती है, इसका अंदाजा भी हम लोग नहीं कर सकते। होता क्या है, शुरुआत में छोटी छोटी किटकिट होती है। जो बहू घर में आई है वो लिहाज में बोलती नहीं है। सास ने किसी बात के लिए टोका, कुछ कहा, बहू ने चुपचाप सुन लिया। लेकिन ये जब चीजें रिपीटेडली होती चली जाती हैं तो जो बर्दाश्त की होती है एक हद, वो खत्म हो जाती है। जी। और वो बहू फिर मुंह खोलना शुरू करती है। बहू के मन में जो रिस्पेक्ट अपनी सास के लिए शुरू में थी, वो धीरे धीरे हर किटकिट के बाद कम होती चली जाती है।
और उसका नतीजा ये होता है कि एक दिन मम्मी जी की जगह जुबान पे बुढ़िया शब्द आ जाता है। तो किटकिट अगर कभी भी शुरुआत ही हो, उसी वक्त समझ जाना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। बड़ों को भी समझना चाहिए, छोटों को भी समझना चाहिए, ये छोटी छोटी किटकिट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। बहू के मामलों में ननद का कितना दखल होना चाहिए? फिल्मों में जो पहले दिखाते थे वो तो कमाल का होता था, ननद का दखल। लेकिन सच्चाई तो ये है कि बहू के मामले में ननद का रवैया बहुत अलग होना चाहिए। ननद को अपनी भाभी के साथ में हमराज का रिश्ता कायम करना चाहिए। देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा कौन होता है? जिससे हम दिल की बात शेयर कर सके। और ननद जो होती है वो ऑलमोस्ट भाभी की हम उम्र होती है, वो उसकी तकलीफ को समझती है, हर बात को वो समझ सकती है। तो अगर ननद भाभी के साथ में हमराज का अगर रिश्ता कायम करेगी तो कमाल का रिश्ता बनेगा और वो बहुत खूबसूरत भी लगेगा। दूसरी एक बात, माचिस की जो तीली होती है उसमें एक तरफ बारूद लगा होता है, कभी भी आपने देखा होगा। तो जरूरत किस बात की है? ननद को माचिस की वो तीली बनना चाहिए जिसमें एक भी तरफ बारूद नहीं होता। क्योंकि जैसा पहले फिल्मों में दिखाते थे कि ननद दोनों तरफ वो आग लगाने का काम किया करती थी। तो वो नहीं होना चाहिए। एक तरफ भी बारूद नहीं हो, वो दोनों तरफ आग लगाने का लगी, लेकिन दोनों तरफ बैलेंस बनाने का काम करे। जी, ननद का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, बहुत ही बढ़िया समझाया आपने। मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगी कि सास बहू के बीच में पिस रहे बेटे को किसका पक्ष लेना चाहिए? बहुत मुश्किल सवाल। जी, शादी से पहले जो लड़का होता है उसकी जो तलवार होती है उसमें एक तरफ धार होती है, दूसरी तरफ प्लेन होती है। शादी के पहले लड़का यस मॉम कर रहा होता है। शादी के बाद उसकी तलवार में दूसरी तरफ भी धार लग जाती है, यानी उसकी तलवार दोनों तरफ से खतरनाक हो जाती है। तो लड़के को यही करना चाहिए कि उस खतरनाक तलवार को म्यान से बाहर ही नहीं निकाले। जब जब वो उस तलवार को म्यान से बाहर निकालेगा, दोनों में से किसी ना किसी को घाव पहुंचेगा। और प्रॉब्लम तो यही है कि दोनों तरफ अपने ही है जी, किसी को भी घाव पहुंचेगा तो तकलीफ होने ही वाली है। तो लड़के के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है कि इस रिश्ते को कैसे संभालें। बहुत सोच समझ के उसे निभाना पड़ेगा। दोनों तरफ रिश्ता उतना ही प्यारा है। जी, बिल्कुल। तो अपनी तलवार को जिसमें दोनों तरफ धार लग गई है, म्यान के अंदर ही रखिए, बाहर नहीं निकालना। जी, वरना क्या होगा, देखिए ना, कि अगर वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता लेकिन सुलझाने की कोशिश में भी जरा सी भी तलवार उसकी बाहर निकली, किसी को तकलीफ हुई, तो जीवन जो है समझौतों से भर जाएगा। जी। और समझौता जो है वो जीवन को तकलीफ ही में डालता है। सारथी ब्रज बिहारी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि घर घर बना रहे, बिखरे नहीं, इसलिए ससुर जी क्या कर सकते हैं? ससुर जी क्या कर सकते हैं? देखिए, ससुर का जो ओहदा होता है, उस ओहदे के लिए उसको अपनी मर्यादा का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और उन्हें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक शब्द इस सवाल का जवाब है, भरोसा। उन्हें परिवार के हर सदस्य के मन में यह भरोसा पैदा करना है कि वो उसके साथ गलत नहीं होने देंगे। क्या होता है, हम परिवार में किसी से ज्यादा लगाव रखते हैं, किसी से कम लगाव होता है। और जब किसी से हमें लगाव होता है तो हम नहीं चाहते हुए भी बायस्ड हो जाते हैं। उसकी गलती हमें गलती नहीं लगती, वो गलत होता है तो भी हम उसका साथ दे देते हैं, और जो सही होता है उसके साथ हम कभी नाइंसाफी कर बैठते हैं। तो ससुर जी का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लिहाज से कि वो घर के हर सदस्य के मन में ये भरोसा पैदा करे कि अगर उसने गलत किया है तो उसे ससुर जी महसूस कराएंगे, लेकिन जो सही है उसका वो साथ देंगे। वो सही उनकी बीवी भी हो सकती है, बहू भी हो सकती है, और बेटा भी हो सकता है जी। वो ये देख के नहीं तय करेंगे कि मेरी बीवी अगर ये बोल रही है तो सही है, यानी सासू अगर ये बोल रही है तो सही है। जब जब ऐसा होगा तो ससुर जी घर को बांधने का नहीं, तोड़ने का काम करेंगे। सही चीज यही है कि सही का साथ दे और गलत को सलाह दे। जो ससुर का ओहदा है उस पे यही बात उनको शोभा देती है, और यही बात घर को बांधने के काम आए।
जी बिल्कुल सही। मगर आजकल की जो बहुएं होती है वो अपने आप को ससुराल के हिसाब से ढालने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती, तो क्या ये बात सही है? देखिए, ये जो आपने बात की है, ये जो क्वेश्चन आपने किया है, इसके पहले थोड़ा बहुत कुछ समझने की जरूरत है। आज का जमाना बदल गया है। एक जमाने में ऐसा होता था कि लड़की की बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी। जी। तो वो जब लड़की यहाँ आती थी, तब तक उसका अपना एक विवेक, अपना सोच, अपना जीने का तरीका, ये सब डेवलप नहीं हुआ होता था। छोटी उम्र में शादी होती थी और घर से वो संस्कार भी यही लेके आती थी कि उस घर में जाना है, उस घर का होके रहना है। जी। तो वो इसी माइंडसेट के साथ आती थी कि मुझे वहां जाकर उस परिवार के सब तौर तरीकों को सीख लेना है और पूरी तरह उनका होके रहना है। आजकल बदल गया है, सब वातावरण बदल गया है। आज लड़कियां जो आती हैं वो पढ़ लिख के आती हैं। शादी भी अब ज्यादा करके उम्र काफी बढ़ने के बाद होती है। तो जब तक वो उम्र हो जाती है तब तक इंसान का अपना एक जीने का एक स्टाइल हो जाता है, जी। अपना एक सोच हो जाता है। और क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, कमाना जानती है, पैसा भी कमाती है, तो इस सब की वजह से उनमें कॉन्फिडेंस जो आता है वो गलत नहीं है। मैं नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन उनकी अपनी एक सोच बन जाती है। तो वो सिर्फ वहां की बन के रह जाए, वहां के हिसाब से अपने आप को ढाल ले, ऐसा नहीं हो पाता। जी। तो आज के परिवेश में मैं समझता हूँ यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लड़की की समझ को हम अपने परिवार के हिसाब से ढालने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि आजकल की लड़कियां समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो उनकी समझ का इस्तेमाल घर को खुशहाल बनाने में करें। कुछ ऐसी सिस्टम चल रहे हैं जो सही नहीं है। लड़की अगर कोई सलाह दे रही है, बहू जो है उन्हें सलाह दे रही है कि अगर इसको बदलेंगे तो अच्छा होगा, तो बदलाव अगर अच्छा है तो करना चाहिए। जी। सेम टाइम लड़की को भी ये बात समझनी चाहिए कि अपनी बात मनवाने की सिर्फ कोशिश नहीं करे, वो भी घर के हिसाब से अपने आप को ढाले और जितना हो सके रिश्तों को खूबसूरत बनाए। ससुराल के मामलों में बहू के मायके वालों के कितने सुझाव होने चाहिए? ये जो प्रश्न आपने किया है, ये आज के जमाने के लिए मैं समझता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है अभी। एक जमाना था जब लड़की का यानी बहू का अपने पीहर से बहुत कम कांटेक्ट होता था। जी। कभी कभार बात होती थी, थोड़ी बहुत बात होती थी, ज्यादा कुछ नहीं होता था। लेकिन आजकल ये मोबाइल का कल्चर जो आ गया है, दिन रात फोन हाथ में रहता है, रोज हर लड़की की अपने पेरेंट्स से मैं समझता हूँ बात होती ही है। जी। इस घर में क्या हो रहा है, उस घर में क्या हो रहा है, ये सारी बातें आजकल लगातार होती ही रहती है, होती ही रहती है। अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसा हमारे साथ अगर कुछ गलत होता है और हम किसी को बता रहे होते हैं तो हम सिर्फ हमारा रिएक्शन बताते हैं कि हमारे साथ क्या हो गया। बेटी कभी भी अपने परिवार वालों को ये नहीं बताती कि मैंने क्या एक्शन किया था, जिसका मेरे पास ये रिएक्शन आया। वो सिर्फ अपने रिएक्शंस बताती है। अब पेरेंट्स लड़की के इतने दूर बैठे हैं, उन्हें नहीं पता कि सच्चाई क्या है। और वैसे भी वो अपनी बेटी को लेके, बेटी से लगाव होता है, बेटी से प्यार होता है, तो उसकी छोटी सी तकलीफ भी उन्हें दूर बैठे बैठे बहुत परेशान करती है। ऐसे में एक गलती उनसे हो जाती है। मैं यही कहना चाहूंगा, हर बेटी के माता पिता को मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि दूर बैठे हुए अपनी बेटी के बातों को सुन के, उसके परसेप्शन को सुन के, उसके रिएक्शंस को सुन के, उसकी तकलीफों को सुन के रिएक्ट नहीं करें। अगर वो बेटी ने जो बताया है उसको सही तरीके से विश्लेषण नहीं कर सकते, दूर बैठ के उसे सुधारने की कोशिश करने में लगेंगे, कुछ गलत सुझाव देंगे, तो हो सकता है दूर बैठे बैठे वो अपनी बेटी का घर खराब कर दे। एक बात आप समझ के देखिए, एक गमला है, उसमें आपको पानी डालना है। आपको नहीं पता गमले का साइज क्या है, आपको नहीं पता उसमें पौधा कितना बड़ा है, आपको नहीं पता उस पौधे को कितने पानी की जरूरत होती है, आपको नहीं पता उसमें खाद की जरूरत है कि पानी की जरूरत है। आपको उस पौधे के बारे में नहीं पता। जितना सा पता चल रहा है किसी ने बता दिया, आपने सुन लिया, पानी लेके चले गए, बगैर गमला देख के पानी डाल रहे हैं। माता पिता जो लड़की के हैं वो अगर दूर बैठ के ये कर रहे हैं तो ऐसी ही गलती कर रहे हैं। और ऐसी गलती का नतीजा क्या होगा? या तो उस पौधे में जरूरत से ज्यादा पानी डाल देंगे तो वो पनपने की जगह उस जगह कीचड़ हो जाएगा जी। या उसमें जरूरत से कम पानी डालेंगे, या हो सकता है पानी उसमें डाले ही नहीं, गलत जगह पे पानी डालेंगे। यानी जो भी वो कर रहे हैं
उससे कुछ होगा, भला होगा, इस बात का पता ही नहीं है, लेकिन तकलीफ होने का, नुकसान होने का बहुत बड़ा खतरा है। जी। लड़की के माँ बाप को लड़की के परिवार में अगर कोई रास्ता बताना है, सलाह देनी है, तो सिर्फ और सिर्फ परिवार के हित की सलाह दें। लड़की के हित की सलाह जब भी वो देंगे, लड़की का घर खराब करेंगे। उन्हें हमेशा सिर्फ परिवार का भला सोच के उसे सलाह देनी चाहिए। जब परिवार के भले की बात करेंगे तो बेटी उसी में आ गई, उस परिवार का वो हिस्सा है। हम जब इंडिविजुअली अपनी बेटी के भले की कोशिश करेंगे, हम उस परिवार के साथ गलत करेंगे और अल्टीमेटली वो नुकसान आपकी बेटी का भी होगा। जी। तो जरूरत है दूर बैठ के वही सलाह दें जिससे परिवार का भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद सारथी ब्रज बिहारी जी। ये था हमारा आज का आखिरी सवाल। सच कहूं तो मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं था कि घर के हर सदस्य का कितना महत्व है सास बहू के इस पेचीदा और नाजुक रिश्ते को सहज बनाए रखने में। ससुर से लेके ननद तक, मायके से मिल रहे सीख से लेके सुझाव तक कितना कुछ चल रहा होता है सास बहू के इर्द गिर्द। इन सब के बीच सास और बहू कैसे अपने रिश्ते में संतुलन बनाए रख सकती है? दोनों को मैं सिर्फ एक एक छोटी छोटी बात कहना चाहूंगा। जी। बहू इस बात पे गौर नहीं करे कि उसकी सासू माँ या ससुर जी या घर का कोई भी मेंबर कैसे कह रहा है, तरीका क्या है कहने का। वो सिर्फ इस बात पे गौर करे कि उनकी नीयत कैसी है, जो भी वो बोल रहे हैं उसके पीछे उनकी चाहत क्या है। क्या होता है, देखिए, एक जनरेशन गैप जब आता है ना, तो बोलने का तरीका जो होता है वो कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरी जनरेशन को कम पसंद आता है। कोई लिहाज करके बोलता है, कोई एकदम लठमार बोलता है। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, तो वो तरीका भी कभी कभी ऐसा जिंदगी में सामने आ जाता है जो तकलीफ पहुंचाता है। तो उस बात को इग्नोर करें, सिर्फ इस बात पे ध्यान दें कि वो चाहती क्या है। और कभी भी मान के चलिए, कोई भी सास अपनी बहू का बुरा नहीं चाह सकती। तो अगर बहू इस बात को इस तरीके से लेगी कि उनके बोलने के अंदाज को छोड़ दे, सिर्फ उनका मन टटोलने की, झांकने की, उनके प्यार को समझने की कोशिश करे। और सासू माँ जो है, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं मानता हूं कि उम्र का वो दौर भी आ चुका है। उन्होंने पूरी जिंदगी घर चला लिया है, सब हो चुका है, और अब बहू आ गई, सब उनको सौंप के वो ऐसा नहीं करे कि नकारा होके बैठ जाए। सब छोड़ दें, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, घर तुम चलाओ, जो करना है। जहां तक हो सके उनका हाथ बटाए ताकि उनके ऊपर वजन नहीं पड़े, यानी कि नकारा नहीं हो जाए, निश्चिंत हो जाए। जी बिल्कुल, निश्चिंत होना है, नकारा नहीं। बहुत ही खूब बात कही है आपने। बस मेरा एक और सवाल है। हाँ बोलिए। आपने शुरुआत में बेटी के ऊपर बहुत ही अच्छी बात कही। आपने कहा था कि जब बहू अपने आप को घर की बेटी जैसा महसूस करने लगे, तब बहू से बेटी का सफर तय होगा। पर ऐसा कब होगा? देखिए, बहुत ही अच्छी बात पूछी है आपने। बहू से बेटी का सफर कैसे तय होगा? बहू से बेटी कैसे बनेगी? बहू से बेटी वो तब बनेगी जब उसे ये घर अपना लगने लगेगा। वो तब इस घर की बेटी बनेगी जब इस घर का हर सदस्य उसे अपना लगने लगेगा। वो इस घर की बेटी तब बनेगी जब उसे अपने दिल की बात करने के लिए अपने माता पिता को फोन नहीं करना पड़ेगा। वो अपने दिल की हर बात अपनी सासू माँ के साथ शेयर करने लगेगी। जिस दिन उसे घर की जिम्मेदारियां देनी नहीं पड़ेगी, बल्कि बहू आगे होके खुद घर की जिम्मेदारियां लेने लगेगी। और जिस दिन बहू बेटी के नाम से बहू शब्द छोटा होता चला जाएगा, बेटी बड़ा होता चला जाएगा, और सासू माँ के नाम से सासू छोटा होगा, माँ बड़ा होता चला जाएगा, जिस दिन इन दोनों में माँ बेटी का वो रिश्ता पैदा होता चला जाएगा, उस दिन वो इस घर की बेटी बन जाएगी। जी, वाकई आपकी सोच में एक ऐसी स्पष्टता है जो जीवन की उलझनों को सरलता से सुलझा देती है। और आपकी यही सोच आपके नाम के आगे लगे सारथी शब्द को सार्थक बनाती है। मुझे यकीन है कि हमारे दर्शकों के घरों में सास बहू के रिश्ते को लेकर एक सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा, क्योंकि आखिरकार सास बहू ही तो पारिवारिक अखंडता की धुरी है। बिल्कुल सही, सास बहू ही तो पारिवारिक अखंडता की धुरी है। जी, ये था सारथी ब्रज बिहारी जी के अनुभव ग्रंथ का आज का अध्याय सास बहू। अब रिश्तों की जहां बात हो रही है,
वहां एक ऐसा रिश्ता भी आता है जिससे हमें बहुत सहजता से निभाने की जरूरत होती है। इस रिश्ते में नपी-तुली बातें करना, अपनी भावनाओं को संतुलन में रखना आवश्यक हो जाता है। सारथी ब्रज बिहारी जी के अनुभव ग्रंथ का अगला अध्याय है नाजुक रिश्ता दामाद। इस रिश्ते को लेकर हमने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं, जिस पर हम सारथी ब्रज बिहारी जी की सोच समझना चाहेंगे। आइए प्रश्न सुनते हैं। बेटी के जीवन से जुड़ा एक रिश्ता उसके लिए सबसे अहम हो जाता है। इस अहम रिश्ते को कैसे निभाया जाए ताकि कोई चूक न हो। पहले के ज़माने में लड़की को विदा करते वक्त ये सीख दी जाती थी कि आज से पति का घर ही तेरा घर है। अब हालात और सोच बिल्कुल बदल गए हैं। आज के ज़माने में क्या सीख देनी चाहिए? बेटी और दामाद के बीच अनबन हो तो क्या करें? अगर दामाद गलत हो तो क्या करें? अगर दामाद लालची है तो क्या करना चाहिए? दामाद के दिल में जगह कैसे बनाई जा सकती है? सारथी ब्रज बिहारी जी, मुझे यकीन है कि यह अध्याय हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा और आपकी विचारधारा को सुनकर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। सारथी ब्रज बिहारी जी की सोच को, जीवन के प्रति इनकी विचारधारा को जानने और समझने के लिए हम आपसे फिर मिलेंगे अनुभव ग्रंथ के अगले अध्याय नाजुक रिश्ता दामाद में। नमस्ते।